सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, आज हमारे साथ है डॉक्टर आराधना चिलवाल। आज ये हमारा एक बहुत स्पेशल सेशन है। अभी रिसेंटली आपको पता है कि जो ASRB ARS नेट के जो फाइनल रिजल्ट है 2021 वाली रिक्रूटमेंट की, वो जनवरी में आए। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि मैम का, डॉक्टर आराधना चिलवाल मैम का अभी सिलेक्शन ARS में एग्रोनॉमी ब्रांच में, और मैम की स्पेसिफिक थर्ड रैंक इसमें आई है। आज हम पूरा ही मैम के साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने ये सिक्योर की रैंक, कैसे प्रिपरेशन की, स्टार्टिंग कहाँ से की, और ये जो इतनी लंबी जर्नी रही है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जहाँ मैम एग्जिस्टिंग वर्क कर रही है एपिडा में, उसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पूरे एग्जाम्बी थैंक की यू तरफ वेरी से, मच। हमारी तरफ से। अच्छा, मैं थैंक यू। बच्चों को यहीं पे साथ में क्लियर कर दूं कि मैं ऑलरेडी मैम आराधना मैम को मैम बोल रहा हूँ, बट हम लोगों ने साथ ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है पन्नगर से। बट खैर, अभी मैम आपके बारे में ही हम सारी चीजें जानेंगे। सो कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा? रिजल्ट तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड इसका होता ही है। तो हाँ, ज्यादा बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो खुशी हुई। और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सिक्योर्ड फील होता है, बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। ये तो काफी, मतलब एक तो इतनी रिस्पेक्टेड जॉब है, और उसके साथ साथ ये इसका लेवल, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि हम भी, मतलब जब हम ग्रेजुएशन में थे तब भी हम ये सोचते थे कि मतलब ARS होना एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए IAS होने के बराबर है। हाँ, ये बात तो तो है। वो सही में बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है। तो जब आपने रिजल्ट देखा, सबसे पहले किसको बताया? मैंने अपने घर वालों को बताया, सबसे पहले मम्मी पापा को। दीदी है मेरी, दीदी जीजा जी को बताया, और फिर अपने एडवाइजर्स को बताया, MSc और PhD एडवाइजर्स को। ओके। मतलब वो तो दिन काफी अच्छा रहा होगा। हाँ। ओके। सो इस पूरी जर्नी की स्टार्टिंग, मतलब ARS ही करना है, ये कब से थॉट आया माइंड में? ARS ही करना है तो थॉट तो मेरा हमेशा से था। मतलब जब मैंने BSc एग्रीकल्चर ज्वाइन किया था, तभी मुझे ये पता था कि PhD तो मैंने करनी ही है, और अल्टीमेट गोल भी ये था कि ARS का एज सच BSc एग्रीकल्चर ज्वाइन करते ही तो नहीं पता था कर सकते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि यही है जो आप बेस्ट कर सकते हैं इस फील्ड हाँ। में, तो ये इस तभी मैंने सोच लिया था कि यही करना है। अब मैंने, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है वो अलग चीज है, लेकिन हाँ, बैक ऑफ माइंड में थॉट हमेशा से था कि ARS मुझे करना है, करना चाहती हूँ, बनना चाहती हूँ, ये था। तो ग्रेजुएशन के साथ ही मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? नहीं, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ग्रेजुएशन तो काफी हेक्टिक रहता है, तो ऐसा सच कोई प्रिपरेशन नहीं थी। हाँ, MSc से, क्योंकि अब क्योंकि एरिस तो वो है ना, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हाँ। जॉब है। तो क्योंकि फिर मैंने MSc में एग्रोनॉमी में इंटरेस्ट था, और MSc एग्रोनॉमी से ही किया है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब एग्रोनॉमी की प्रिपरेशन करी जा सकती है, तो जस्ट MSc के जस्ट बाद ही जो नेट आया था, वो नेट क्वालिफाई हो गया था। उस टाइम पे हम्म। भी मेरा एआरएस का मेंस भी क्लियर हुआ था, और इंटरव्यू भी हुआ था, तब हालांकि इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। देन हम्म। फिर बाकी प्रिपरेशन PhD ड्यूरेशन। PhD ड्यूरेशन। बट हालांकि जैसे JRF की प्रिपरेशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन थी, हम्म। वो भी आपकी हाँ, एग्रोनॉमी में ही रही थी। हाँ, उसी में रही थी। तो उस टाइम पे भी आपका था JRF में कि किसी कॉलेज में आप ज्वाइन कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, वो पन्नगर से ही कंटिन्यू की थी। हाँ, मैंने JRF के बाद, JRF से मतलब JRF स्कॉलरशिप वाली रैंक तो नहीं थी। हम्म। उसके बाद पन्नगर में मेरी फर्स्ट रैंक आ गई थी, मतलब एग्रीकल्चर में, तो फिर मैंने पन्नगर से ही किया। ये आपका एंड MSc देन। हाँ। आई थिंक वो BHU वाला ऑप्शन भी था, वो हाँ, जो BHU थोड़ा वाला सा। ऑप्शन भी था। हाँ, 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 BHU वाला ऑप्शन भी था। तो फिर बट एट द एंड यही डिसाइड किया कि पन्नगर से ही कर लेनी चाहिए, और तो MSc वहीं से कर ली। फिर हालांकि फॉर डाइवर्सिफिकेशन PhD वाले टाइम में SRF में स्कॉलरशिप रैंक भी थी, और हम्म। PAU में जाना भी चाहती थी, तो फिर PhD के लिए PAU ऑप्ट किया। हाँ, वो काफी अच्छा रहता है कि पंतनगर, PAU और जो भी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर BHU भी है। हम्म। तो फिर उसके बाद PhD कैसी रही पूरी की पूरी? PhD बहुत अच्छी रही। PhD ऐसा है कि पन्नगर से जब आप पढ़ लेते हैं, तो आपका एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट है, जिसमें आप हम्म। सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं, आपका एंट्री टाइम बहुत जल्दी है, आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहते। PAU इन कॉन्ट्रास्ट टू पन्नगर बहुत डिफरेंट है, लेकिन हाँ। आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देता है और इतने ऑप्शंस आपके लिए खोल देता है कि आप मतलब ग्रूम कर सकते हो वहाँ, ये वाली बात है। हाँ। और PhD वहाँ बहुत अच्छे से कराते हैं, तो थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगा, अगर शायद पन्नगर से किया होता तो 1 साल पहले और हो गया होता। टाइम लगा, लेकिन वर्थ गिविंग टाइम था। PhD अच्छे से हुई, और गाइड बहुत अच्छे मिले, बहुत एक्सपीरियंस मिला, और हाँ, साथ ही साथ टाइम भी मिला, क्योंकि कोर्स वर्क का लोड उतना ज्यादा नहीं रहता है, वो टाइम भी मिला प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत अच्छा रहा, PhD भी हो गई और साथ साथ ये भी थोड़े टाइम में हो गया, तो
ऑल वेल इफ एंड्स वेल वाली बात है, तो पीएचडी बहुत अच्छी रही। हाँ, तो ये जैसे आपकी पीएचडी कंप्लीट हुई उसके बाद लगभग ये कितना टाइम अभी आपका रहा इसका रिजल्ट आने में? हाँ, ये एक्चुअली जो हमारा वाला ये 2021 नोटिफिकेशन था, इसको ये काफी एक्सटेंड हो गया, क्योंकि पहले हाँ। जब ये आया था तो फिर कोविड हो गया, जिस वजह से प्री नहीं हो पाया। देन मेंस होने में 1 साल लग गया, देन मेन से हम्म। इंटरव्यू में 1 साल लग गया। तो अब देख रहे हैं, आप 2021 नोटिफिकेशन है और 2023 में रिजल्ट हुआ है। तो 22 जनवरी में पीएचडी हो गई थी। उसके बाद मैंने 7-8 महीने नाबार्ड में एज एक रिसर्च एसोसिएट जॉब हम्म। किया। वहाँ एक प्रोजेक्ट था कुछ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस पे, उस पे उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद आजकल मैं एज कंसल्टेंट जॉब कर रही हूँ एपिडा में। एपिडा में। सो इससे हम्म। पहले आपने नाबार्ड में किया, फिर एपिडा में अभी कर रहे हैं, और अभी हम्म। तो फिर कुछ टाइम में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी हाँ, इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी अब थोड़े। एआरएस की। हालांकि अभी इसमें सेंटर आपको अलॉट हो गया है या अभी वो अलॉट नहीं हुआ? वो प्रोसेस चली रही है अभी फिलहाल, तो हो जाएगा विद इन अ वीक सारी चीजें क्लियर। सो जब पीएचडी कर रहे थे ना, और आपका क्योंकि एक रिजल्ट हो चुका था कि एआरएस के इंटरव्यू तक जाने के बाद उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम्म। फिर कि कैसे था कि यही करना है या स्विच करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करें, तब क्या क्या ऑप्शंस थे? ऑप्शंस तो हमेशा हर इंसान अपने लिए खुले ही रखता है, तो हम्म। वो तो अब जब तक शायद ये आरएस नहीं होता तो एपी वाले ऑप्शंस अपने आप ही ऑटोमेटिकली हाँ। खुले रहते। लेकिन हाँ, पहली बार ऐसा था कि उतनी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, जैसे प्री के लिए भी या मेंस के लिए भी, और इंटरव्यू के लिए तो मेरा अप्रोच ही बहुत ज्यादा कैजुअल था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जब इतना कैजुअल अप्रोच के साथ भी आप इस पॉइंट तक जा सकते हो, तो शायद आप थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करो, तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू अचीव। तो हाँ, इसलिए फिर मुझे लगा कि अभी पीएचडी का ड्यूरेशन भी है, तो सफिशिएंट टाइम है, प्रिपेयर किया जा सकता है, ऐसा कुछ अनअचीवेबल नहीं है इसमें। तो इसलिए तो तब है, से। तो हम्म। है। तो इसके साथ साथ मतलब जैसे अभी एआरएस का हो गया आपका सिलेक्शन, एपिडा में आप हम्म। ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, और हम्म। इससे पहले नाबार्ड में किया था, तो आपको हम्म। कैसा लगता है कि जो अभी वर्किंग है और जो अभी हम्म। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एआरएस में, क्योंकि वो तो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड होगा, तो क्या हम्म। लगता है कि वर्क वर्क एक्सपीरियंस या जो वर्क है वो कितना डिफरेंट होगा और कैसा ये रहेगा? हाँ, हाँ, वर्क डिफरेंस तो रहता ही है। देखिए, जो नाबार्ड वाला जॉब था वो तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड था, उसमें तो आपको पता है कि एक चीज है, इसी पे ही काम करना है और हाँ। आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, यही करना है। एपिडा है, एपिडा एक डिफरेंट एस्पेक्ट देता है आपको, वो आपको मैनेजमेंट भी सिखाता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सिखाता है, थोड़ा बहुत रिसर्च भी है। अब जो एआरएस है वो आपको जैसे पता ही है, रिसर्च सर्विसेज है, तो उसी से ओरिएंटेड है। अब लेकिन ये भी है कि अभी तक जो ऑप्शंस थे उसमें ये था कि आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है तो आप शायद छोड़ भी सकते हैं, चलिए नहीं सही लग रहा है अब। लेकिन अब ऐसा है कि अब ये परमानेंट है, तो इसमें आपको मन भी लगाना पड़ेगा, और ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट भी है, तो अच्छा ही हाँ। रहेगा। हाँ, वही ना कि जिसमें इंटरेस्ट होता है मन तो फिर लग ही जाता है लग ही उसमें। जाता है, यही वाली बात ये है। तो है। तो अभी क्योंकि एपिडा की भी रिक्रूटमेंट आई है, हाँ, नाबार्ड के तो एपिडा। ओवर हो चुकी है, तो एपिडा हम्म। की जो पोस्ट आई है असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इसके बारे में आप हम्म। थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि आप एपिडा में ही वर्क कर रहे हैं, कि इसमें किस टाइप का वर्क होता है? एपिडा में देखिए, जो असिस्टेंट मैनेजर है वो इसका सबसे बेसिक जो परमानेंट जॉब लेवल है वो असिस्टेंट मैनेजर ही है। देन हाँ। इसमें एजीएम होता है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन डीजीएम होता है, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर होता है। तो बेसिकली इसमें जो एएम से एजीएम बनने का आप कह सकते हैं प्रमोशन पीरियड है, वो 8 इयर्स है वैसे। काफी लंबा लेकिन पीरियड। काफी लंबा पीरियड है, बट अगर किसी का एएम आने से पहले भी एक्सपीरियंस है 5-6 इयर्स का, तो वो भी काउंट हो जाएगा, तो इतनी ऐसी कोई बात नहीं है। प्रमोशंस इसमें क्विक है। देन आप एजीएम से मतलब आप ये सोच सकते हैं कि 35-40 इयर्स तक तो आप जीएम तक आराम से पहुंच सकते हैं। एंड जॉब अगर देखा जाए तो एएम और एजीएम के वर्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो मैं नहीं जज कर पाई वहां जाके। लेकिन हाँ, मोर और लेस काम वही है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यही सारी चीजें हैं। सारा एक्सपोर्ट आपने ही मैनेज करना है, सारे इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स जितने हैं वो सब आपने ही कंट्रोल करना है, आपने ही पार्टिसिपेट करना है। हाँ, और वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। अच्छा है कि लॉन्ग टर्म में जॉब करने के लिए बहुत अच्छा है, परमानेंट सिक्योरिटीज हैं ही, सारे पर्क्स जो हैं वो सब हैं ही, और एक्सपोजर बहुत ज्यादा अच्छा है, इंटरनेशनल भी और नेशनल लेवल पे भी। और एक्सटेंशन काइंड ऑफ वर्क भी कभी आपसे ज्वाइन कर कनेक्ट कर सकते हैं मतलब। तो ऐसा इट्स वेरी गुड मीन्स, अगर किसी का हो जाए तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज के लिए उसे जाने की जरूरत पड़ेगी। एपिटा इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन टू वर्क, ये तो रियली। है, और खासकर जो मिनिस्ट्री लेवल की जॉब रहती है तो उसमें वो काफी अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा। फॉरेन एक्सपोजर का भी रहता है, और किस हाँ, रैंक पे? फॉरेन एक्सपोजर एजीएम लेवल से फॉरेन एक्सपोजर्स रहते हैं, और इसमें ऐसा है कि एपिडा के लगभग 15-20 इवेंट्स हैं हर एवरी ईयर, जिसमें एपिडा पार्टिसिपेट करता है। तो हर इवेंट में जाने के लिए 2 एपिडा ऑफिशियल्स को नॉमिनेट किया जाता है,
जो एजीएम लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं, मे बी 2 AGMs और 1 AGM, 1 DGM, 1 GM, 1 AGM ऐसे करके। तो काफी, और मतलब हर साल आप सोच सकते हैं कि आपके मिनिमम एक दो इंटरनेशनल ट्रिप्स तो लगी हो ही जाती मतलब काफी अच्छा है, है। एक्सपोजर बहुत अच्छा काफी है। अच्छा रहना है। वेरी नाइस, यस यस, रियली। तो इसके पहले आपने नाबार्ड में भी देखा, खैर एआरएस में भी बहुत अच्छा एक्सपोजर रहता है, ये रिसर्च में भी फॉरेन हम्म। एक्सपोजर। तो जो स्टूडेंट इस बार नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एआरएस की पोस्ट तो आई एआरएस नहीं है, नहीं। हम्म। आई थिंक वो सेपरेट आएंगी क्योंकि पीएचडी अब मैंडेटरी हो पीएचडी गया है। एलिजिबल, यस यस, राइट। तो इस बार नेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि नेट की प्रिपरेशन के लिए किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए? नेट की प्रिपरेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके दो एम हो सकते हैं इस एग्जाम में। एक चीज, वो बच्चे जो सिर्फ नेट एस्पायर कर रहे हैं कि जिनको अपना हम्म, नेट क्लियर करना है। एक दूसरे वो बच्चे जिनकी एसएमएस और एसटीओ की पोस्ट आई है। तो हाँ। दो अप्रोच के साथ आप चल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नेट करना है तो आपने कोई ज्यादा दिमाग लगाए बिना, क्योंकि 50% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो आपने उसी पे ध्यान देना है। आपने बहुत ज्यादा नहीं करना। हाँ। मतलब आपने ये नहीं करना है कि क्योंकि आपने सब पढ़ लिया है इसलिए आप सब करके आ जाएं, और शायद आपको पेपर इजी लग रहा है तो आप सब करके आ जाएं, कोई फायदा नहीं। नेट की हाँ, परसेंटेज मैटर भी नहीं करती, सिर्फ ठीक है। क्वालिफाई करना मैटर करता है। तो आप 50% पे ध्यान दीजिए जिससे सिर्फ नेट क्वालिफाई करना। ठीक है, तो अब बाकी अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको पता ही है, सबका अपना अपना है, जो जो पढ़ना है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये नेट वालों के लिए। जिनको एसएमएस और एसटीओ करना है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पेपर जज कर पाए। जज कर पाए इन द सेंस, वो ये समझ पाए कि पेपर का लेवल क्या है। अगर हाँ। उन्हें ये नहीं पता चला कि पेपर बहुत इजी है और वो कम अटेम्प्ट करके आ जाए तब भी कोई फायदा नहीं। और उन्हें अगर ये नहीं पता चला कि पेपर बहुत टफ है और वो तब बहुत ज्यादा कर पाए, उसका भी कुछ फायदा नहीं है। तो आपको पेपर जज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएमएस एसटीओ के लिए, क्योंकि एसएमएस एसटीओ के लिए सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि आपने क्वालिफाई किया, आपके कितने हायर नंबर ऑफ मार्क्स है ये मैटर। क्योंकि ये क्वालिफाई तो वो कर लेंगे, देन इंटरव्यू ही है एक चीज, तो इसलिए आपके कितने ज्यादा नंबर आएंगे एसएमएस एसटीओ के लिए ये मैटर। पेपर जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएमएस एसटीओ। इफ यू आर गोइंग फॉर ओनली दिस नेट, देन इट इज ओके, देन यू नीड टू डू ओनली 50% क्वेश्चंस, तब ठीक है। इसलिए थोड़ा अप्रोच आपको इस हिसाब से रखना पड़ेगा। ये है। ये तो है खैर कि हम्म अगर हम कंपटीशन नहीं समझ पाए और रियल टाइम में एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ भी गड़बड़ हुई हम्म तो फिर वो आगे इम्पेक्ट करता है। और क्योंकि पोस्ट भी कम है, हम्म वेट बहुत लंबा रहा है, मतलब जो स्टूडेंट इसको एस्पायर कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको अभी अच्छे से करना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट तो ये सारी चीजें वेरी करती हैं, करती है। बहुत सारी चीजें नहीं। बट फिर भी आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे, मतलब कंसिस्टेंसी आप में कैसे रही कि ग्रेजुएशन में भी आप मेडल होल्डर थे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, उसके बाद पीएचडी में भी, मतलब ये इसका सारी कोई, चीजें, इसमें क्या इस, कंसिस्टेंसी? इसमें कोई ट्रिक तो नहीं है। इसमें मैं बस यही कह सकती हूँ कि पढ़ते तो रहना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा कोई शॉर्टकट भी नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसे एग्जाम्स देते हैं तो व्हाट मैटर्स इज आपका एक्यूमुलेटेड नॉलेज कितना है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी आपने 26 मार्च को एक पेपर, ये अपना फॉर्म भरा होगा, 26 अप्रैल को हो जाएगा। तो आप ये हाँ। सोच रहे हैं कि आप पूरा सब्जेक्ट एक महीने में पढ़ सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो वहां आपको जो याद आता है, जितना मैंने फील किया, वो हमेशा वही है जो आपको आता ही होता है। हम्म। आपको कुछ नया 2 दिन पहले रटी हुई चीज वहां शायद ही याद आ पाए। तो इसलिए लगातार पढ़ते रहना तो बहुत जरूरी है। जिसका इस बार नहीं भी हो पाया उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक साल और कंसिस्टेंटली पढ़े। कंसिस्टेंसी इज द की, आई गेस। और इसके अलावा तो कोई स्पेशल ट्रिक मेरे पास तो नहीं थी। अब मे बी बच्चे कुछ निकाल ले तो अलग बात है, बट मैं तो यही कहूंगी ये कंसिस्टेंसी भी ही मैं है। बाकी स्टूडेंट्स को भी, मैं जितने भी देख रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि आराधना मैम बहुत नर्ड या फिर बिल्कुल बुकिश रही हो। मैम ने हर जगह पार्टिसिपेट किया, पूरे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब एंजॉय करने के साथ पढ़ाई की, ऐसा भी नहीं कि पढ़ाई नहीं की। दोनों हम्म चीजों में आपने काफी बैलेंस लेके चला, वो काफी इंटरेस्टिंग था। डेफिनेटली पन्नागढ़, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम पे तो एक अलग एटमॉस्फेयर होता है, हम्म। सारी चीजें रहती है उसमें एंजॉय करने के लिए। सो कैसा लगता है कि इतने लंबा टाइम हो गया, 2011 में ज्वाइन किया ग्रेजुएशन, अभी 2023 में है, हाँ, इसमें फाइनल सिलेक्शन है, तो ये इतना ये बड़ा टाइम अभी कैसा लगता है पीछे देखे? अभी भी ऐसा ही लगता है कि जैसे अभी आजकल हमारा ज्वाइनिंग वाला चल रहा है, तो अभी भी ऐसा लगता है ये ज्वाइनिंग जॉब की नहीं है, ज्वाइनिंग फिर से किसी कॉलेज की है। तो लेते हुए डर लग रहा है कि वहां जाके अपना परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो अभी शायद वो माइंडसेट ही डेवलप नहीं हो पाया कि अब हम स्टूडेंट नहीं रहे हैं, अब हम आगे बढ़ चुके हैं उससे। तो मे बी थोड़े टाइम में जब जॉब हो जाएगी तो ये रियलाइजेशन भी आ जाए। हाँ, वो होता है ना कि ग्रेजुएशन में काउंसलिंग, फिर पीजी में काउंसलिंग, फिर पीएचडी में काउंसलिंग, तो वो काउंसलिंग, अभी भी वो काउंसलिंग ही लग रही है। अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ कॉलेज लेना है, यहाँ नंबर लेकर आना है, यही लग रहा है।
तो अच्छा, इसके अलावा आपके क्या इंटरेस्ट है? जैसे मैं बाकी बताना चाहूंगा कि आपने बीच में आईएक्सएमबी में भी क्लासेस ली थी, लाइव क्लासेस। लास्ट ईयर जो एएफओ का बैच था उसमें भी कुछ इनिशियल टाइम में आपने क्लासेस ली थी। तो टीचिंग का आपको कैसा लगता है? टीचिंग का इंटरेस्ट है। मैं ये बोलूँ कि अगर एआरएस ना हो तो इवन अगर मुझे ऑप्शन भी मिले तो एआरएस एंड कभी फ्यूचर में टीचिंग का, तो शायद मैं टीचिंग ही प्रेफर करूँ, क्योंकि टीचिंग तो है मींस फर्स्ट लव कह सकते हैं आप टीचिंग को, वो मुझे बहुत पसंद है। तो मे बी कभी ऐसा ऑप्शन मिले तो आई डेफिनेटली गो इनटू टीचिंग फील्ड आल्सो। बाकी तो रिसर्च इज गुड, वो तो अच्छा है वो ही तो अब इतना। कंटिन्यूअस चलता ही रहेगा। एंड मुझे हाँ लगता है कि अभी जब आप ज्वाइन करेंगे शायद थोड़ा सा प्रेशर आपके पास रहेगी, क्लाइमेट रेजिलिएंट जो एग्रीकल्चर की बात चल रही है, हाँ हाँ अभी हाँ, आपका बहुत बिल्कुल। फोकस है उस पे। सो काफी अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके। मुझे लगता है कि हमने थैंक यू, बहुत थैंक कम टाइम में बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। एंड आई होप कि स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगी जो एआरएस नेट की प्रिपरेशन के साथ साथ अभी एपिडा की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल। स्टूडेंट्स भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चन है, मैम आप आंसर कीजिएगा। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, आपने टाइम दिया आने के लिए यहाँ पे एंड ये सारा डिस्कशन किया। थैंक यू सो Thank you मच। so much and congratulations and all the best to all the students who are associated with IXMP and all those even who are not. So all the best for your future. Thank you so much. मैम।